एवरीवन, बच्चों आज हम 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3A और 3B देखने वाले हैं। बच्चों एज वी नो दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एंटायर सिलेबस का। अराउंड 24 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर इन डिटेल। आज के लेक्चर में बच्चों इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सारे आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2A में हमें ये पूछा जाता है, यहां पे इन द बोर्ड एग्जामिनेशन वी आर गिविंग 5 क्वेश्चंस, उसमें से हमें कोई भी 3 आंसर करने होते हैं एंड एवरी क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिस्कस ऑल द आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। ओके, देखिए सबसे पहला, ड्यू टू फ्लड्स इन द विलेज द डिमांड फॉर वेरियस कमोडिटीज डिक्लाइंड even though prices remained constant। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये हमें पेपर में लिखना होता है बच्चों। ओके, तो देखिए क्या हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड। प्राइसेस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आया है, लेकिन फिर भी डिमांड जो है वो कम हो गया है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, याद करिए, हमने देखा हुआ है, दिस इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्यों होता है, बिकॉज बाकी सारे अदर फैक्टर्स में जब चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से अगर डिमांड कम हो जाती है तो हम इसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। राइट, सो हाउ आर वी गोइंग टू राइट, देखिए आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट डिक्रीज इन डिमांड और फिर उसे हम एक्सप्लेन करोगे। नंबर 1, अ फॉल इन द डिमांड caused by unfavorable changes in factors other than price। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनफेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, उसकी वजह से अगर डिमांड कम हो जाती है तो हम इसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और लिखोगे आप दैट इन दिस केस ड्यू टू फ्लड्स डिमांड हैज डिक्लाइंड एंड द प्राइसेस वर कांस्टेंट, दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। सिंपल, ये बस 2 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। 1 मार्क विल बी फॉर आइडेंटिफाइंग द कॉन्सेप्ट एंड 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, समझ में आया? आगे, due to government's computerization policy the demand for computers rose despite prices remain constant। हमें याद रखना है, जब भी प्राइस कांस्टेंट है और बाकी फैक्टर्स के वजह से अगर डिमांड चेंज हो जाती है तो आइदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अब यहां पे क्या हो गया है, कंप्यूटर की डिमांड बढ़ गई है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। ओके, इसके लिए 1 मार्क मिल जाएगा और एक्सप्रेशन का 1 मार्क। कैसे एक्सप्लेन करना है, देखो, अ राइज इन द डिमांड कॉज्ड बाय फेवरेबल चेंजेस। देखो जब आपने ऊपर लिखा था, आपने लिखा था फॉल इन द डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस, राइट। अभी ये जो राइज है इट विल बी ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस कांस्टेंट है लेकिन बाकी फैक्टर्स चेंज हो गए हैं जिसके वजह से डिमांड बढ़ गई, तो हम बोलेंगे दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आ गया, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। आई होप यू ऑल रिमेंबर द लेक्चर जहां पे हमने वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड देखा था। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन डिमांड, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ऑलराइट, आगे, अनुजा बॉट 2 trousers when there was a 50% discount in the shop। कब लिए उसने 2 trousers? जब डिस्काउंट हुआ है। अब डिस्काउंट में बच्चों व्हाई डू वी परचेज मोर, बिकॉज हमारे पास जो भी बजट होता है उसमें हम ज्यादा खरीद पाते हैं ना, बिकॉज जितना इनकम है उस इनकम में ही हम ज्यादा चीजें ले पाते हैं, राइट। हम खर्चा नहीं ज्यादा कर रहे, उसी इनकम में हम ज्यादा खरीद रहे हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज इनकम इफेक्ट, मतलब सेम इनकम में आप जब ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, आपके पास की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, करेक्ट। सो दैट इज व्हाई वी परचेज मोर। सो लेट अस रीड द एक्सप्लेनेशन। In case of normal goods, okay, when price falls, purchasing power of the consumer increases, which enables him to buy more of that commodity. This is known as income effect। देखिए हम यही करते हैं ना, जब भी कहीं डिस्काउंट होता है, आप ऑनलाइन भी जब शॉपिंग करते हो, देखो Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, व्हाट डू यू डू, जब भी कोई डिस्काउंट होता है हम एक के बजाय 2 चीजें ले लेते हैं, बिकॉज there is a budget in which we can buy something more because we have that much purchasing power, right। लेकिन अगर सस्ता नहीं रहेगा तो हम 2 के बजाय 1 ही चीज खरीदेंगे, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ डिस्काउंट। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट हियर, क्लियर। चलो आगे, संतोष इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग मोर reduced the demand
for vegetable ghee as his salary increased. क्या हो गया यहाँ पे, उसका इनकम बढ़ गया है, लेकिन जब वो वनस्पति घी खरीद रहा था उसकी डिमांड उसने कम कर दी। हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा है, याद करो, ये हमने देखा है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड में। याद करिए, लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सेप्शन है सबसे पहला वाला, गिवन गुड्स, वहां पे हमने यही देखा था दैट अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो जो भी इंफीरियर क्वालिटी गुड्स हम खरीद रहे हैं वो हम खरीदना या तो कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, एंड वी रिप्लेस इट विद अ सुपीरियर क्वालिटी गुड। ये गिवन गुड्स वाले लेक्चर में देखा है बच्चों, राइट? तो यहाँ क्या हो गया, इवन दो द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीज, उसने डिमांड कम की। इसे हम बोलेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव मतलब इनकम बढ़ गया और डिमांड भी बढ़ा, ये नॉर्मल केस में होता है, राइट? हमारा अगर इनकम बढ़ जाएगा तो हम डिमांड भी बढ़ाते हैं, सो दिस इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ क्या हो गया, इनकम बढ़ गया लेकिन डिमांड कम हो गई, सो दिस इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट अस सी, व्हेन डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स डिक्रीजेस ड्यू टू अ राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, such goods are said to have negative income elasticity of demand. Inverse relation between demand and income, मतलब negative income elasticity. Inferior goods or given goods have negative income elasticity of demand. Hence, in this example, where though his income has increased, he has reduced the demand for vegetable ghee, is an example of negative income elasticity of demand. Is this understood बच्चों? Given goods में हमने ये देखा हुआ है, alright? This is an exception to the law of demand. Alright? आगे, fall in the price of sugar by 50% results in 50% rise in the demand. क्या हो गया यहाँ पे, 50% से प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 50% से बढ़ गई है, मतलब इक्वल हो गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, राइट? मतलब इलास्टिसिटी 1 है इसकी। When a proportionate change in the price of a commodity brings about exactly equal proportionate change, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, exactly equal in its quantity demanded, the demand is said to be unitary elastic. जितने परसेंट प्राइस कम हुई उतने ही परसेंट डिमांड बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, राइट? नेक्स्ट, Ramesh's demand for salt remained unchanged in spite of a 10% rise in its price. यहाँ क्या हो गया, प्राइस कम हो गई है लेकिन फिर भी डिमांड कांस्टेंट है। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, जहां पे प्राइस में चाहे कोई भी उतार चढ़ाव आ जाए, डिमांड इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब प्राइस का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है डिमांड में, तो हम कहते हैं दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो, वी आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट। व्हेन proportionate change in price of a commodity brings no change in its quantity demanded, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, the demand is said to be perfectly inelastic demand. याद करिए बच्चों, ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले लेक्चर में हमने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है। ओके, आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस, दैट व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ये सब हमने देखा हुआ है। ओके, चलो आगे। संकेत's demand for consumer goods increased by 20% due to increase in its income by 50%. अभी क्या हो गया, उसका इनकम बढ़ा है। प्लीज रिमेंबर द वर्ड दैट इज यूज्ड, अभी यहाँ प्राइस नहीं बोला है, इनकम हैज चेंज्ड बाय 50%, जिसके वजह से डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज्ड बाय 20%। अभी हमने ऊपर देखा था एक एग्जांपल में जहां पे इनकम बढ़ा लेकिन डिमांड कम हो गई, राइट? अब यहाँ पे क्या हुआ है, इनकम बढ़ा है और डिमांड भी बढ़ गई है, सो दिस इज इनकम इलास्टिसिटी, करेक्ट? लेट्स रीड। इनकम इलास्टिसिटी refers to degree of responsiveness of quantity demanded to a change in income only. Other factors including price remain unchanged. सिर्फ इनकम में चेंज हुआ है, बाकी कोई भी फैक्टर्स में चेंज नहीं हुआ है, जिसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे असर हुआ है। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ इनकम चेंज हुआ है। यहाँ पे इनकम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी थोड़ा सा
बढ़ गया है. So that is why this is an example of income elasticity of demand. In the above case, income elasticity is less than 1, right? Because क्या हो गया, 50% से income बढ़ा है, लेकिन quantity demanded सिर्फ 20% से ही increase हुआ है. So this is less than 1. अगर इनकम 50% से बढ़ता और क्वांटिटी डिमांडेड में 60%, 70% इतने से इंक्रीज हो जाता, so that would have been more than 1. Following this? Okay, आगे. When prices of railway tickets increased, there was an increase in air travel. अब देखो क्या हुआ है, प्राइस किसकी इंक्रीज हो गई, रेलवे टिकट की, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई, एयर ट्रैवल की. इसका मतलब हम इसे क्या कहेंगे, याद करिए टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी वाला लेक्चर, हमने वहां पे कौन से टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी देखे, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. मतलब एक चीज के प्राइस के वजह से अगर दूसरे का डिमांड चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं दिस इज क्रॉस इलास्टिक. लेट अस रीड. क्रॉस इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ proportionate change in quantity demanded of one commodity. Okay, एक commodity की quantity demanded to a proportionate change in the price of another commodity. Okay, अलग commodity के price के वजह से एक commodity के quantity demanded पे असर होता है, तो हम इसे कहते हैं this is cross elasticity. This is generally the case in substitute goods, right? हमें ये पता है substitute goods में ये बहुत होता है. For example, अगर पेप्सी हम खरीद रहे हैं और पेप्सी की प्राइस बढ़ गई है, then what we will do? The demand for Coke is going to go up. Why? Because these are substitutes. So this cross elasticity generally substitute goods में पाई जाती है. Substitute goods have positive cross elasticity. यहाँ तक क्लियर हो गया? So बच्चों, with this I have covered all the identify the concepts from this chapter. इस chapter से related बाकी सारे questions भी I am going to share with you all. ऑल्सो बाकी सारे चैप्टर्स के लिए जिस तरह मैंने आपके साथ टाइम टेबल शेयर किया हुआ है, उस टाइम टेबल के हिसाब से आई विल बी अपलोडिंग डिफरेंट लेक्चर्स फॉर यू. सो एंश्योर दैट यू गो थ्रू दैट टाइम टेबल, स्टिक टू इट, बिकॉज उस टाइम टेबल के साथ साथ जब आप ये मेरे लेक्चर्स भी देख लोगे तो पूरी स्टडी आपके उस चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी. बच्चों, डू स्टिक टू दैट टाइम टेबल. और बच्चों, सिर्फ खुद मत देखिए ये लेक्चर को, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट दे विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट बिफोर अपियरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.